हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि हम लड़कियां जब शादी करके अपने ससुराल जाते हैं तो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि हम अपने सास ससुर को खूब खुश रखेंगे, उनकी खूब सेवा करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएंगे और उनसे खूब प्यार से बात करेंगे, उनको खूब मान सम्मान इज़्ज़त देंगे। बट मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि रिश्ता सिर्फ एक तरफ़ा नहीं होता है। अगर हम लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि स्पेशली लड़के कि हमारी बीवी हमारे पेरेंट्स को खूब मान सम्मान और इज़्ज़त दे, तो उनका लड़कों का भी फ़र्ज़ बनता है कि लड़की के पेरेंट्स को भी वो इक्वली मान सम्मान और रिस्पेक्ट दें और उनसे अच्छे से बात करें, इज़्ज़त दे के बात करें और उनके साथ घुले मिलें और उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालें। आज मैं उन इंसिडेंट्स पे रोशनी डालूंगी कि सुमित कैसे मेरे पेरेंट्स के प्रति जो उनके कर्तव्य थे, जो उनके फ़र्ज़ थे, उन्हें कैसे वो निभा नहीं पाए, उसमें वो कैसे कम्प्लीटली फेल हुए सुमित। आज मैं वो बात करूँगी। जब मैं सुमित के घर पे विदा होके गई थी तब मुझसे तो बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। सुमित ने मेरे को ये बात बोली भी थी पहले ही दूसरे दिन कि आप मेरी मम्मी की खूब इज़्ज़त कीजिएगा और उन्हें कुछ काम मत करने दीजिएगा। जब पहली बार खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय भी बोला था आप पहले मम्मी को निवाला लेने दीजिएगा फिर आप खाइएगा। इतना मतलब कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स के लिए करने की बात आती है तो सुमित ने छोटी छोटी चीज़ भी नहीं करी। जैसे कि तो सुमित 1 घंटे तक मेरे मम्मी पापा से नमस्ते तक करने नहीं आया था और वॉशिंग मशीन वाला से डील करता रहा। उस दिन वॉशिंग मशीन लगाने के लिए कैसे वर्किंग करती है, क्या है, ये उसका एटीट्यूड था। वो मेरे पेरेंट्स को अवॉइड करना चाह रहा था, जैसे मेरे पेरेंट्स के आने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। सच अ शेमलेस एक्ट। मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी वो वॉशिंग मशीन वाला है। अरे सबसे पहले प्रायोरिटी लड़की के पेरेंट्स होने चाहिए, ना कि वो वॉशिंग मशीन वाला। अच्छा, ये तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि सुमित को इलेक्ट्रिसिटी का वर्क बहुत अच्छे से करना आता है और वो अपने घर का इन्वर्टर भी एक बार ख़राब जब हो गया था तो उसको सही कर चुके हैं। इनकी मम्मी ने सुमित की बोला भी था कि हमारे बेटे ने हम 300 रुपये बचा दिए हमारा इन्वर्टर सही करके। और मेरे कमरे में बेडरूम के सुमित ने ही पंखा लगाया था। तो जब वो काम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो जब मई के महीने में मेरे घर का, मेरे मायके का स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था तो मैंने सुमित को एक बार ऐसे बोला भी था कि अरे स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया है और कोई इलेक्ट्रीशियन एकदम मिल नहीं रहा है, इमरजेंसी में मिल नहीं रहा है। तो सुमित का फ़र्ज़ सबसे पहले बनता है कि चलो आस्था अभी चलो स्टेबलाइज़र ठीक करके आता हूँ और मेरे साथ चलो, ये फ़र्ज़ बनता है। लेकिन सुमित को जैसे जू तक नहीं रहेंगी इस बात पे। सुमित को ये बोलना चाहिए था कि मम्मी पापा को ऐसे परेशान नहीं रहने दे सकते और जब तक ठीक नहीं कर लूँगा तब तक दम नहीं लूँगा। मुसीबत के वक्त में अगर दामाद काम नहीं आएगा तो फिर और कौन काम आएगा। और मम्मी पापा ने तो हमेशा से उनको इतनी इज़्ज़त दी सुमित को, पर उनको इज़्ज़त भी रास नहीं आई और सुमित ने कभी भी मेरे पेरेंट्स को अपने मम्मी पापा का दर्जा नहीं दिया। सुमित ने कभी भी मेरे पेरेंट्स को प्रॉपरली इज़्ज़त नहीं दी और मतलब एक ऐसा लगता था उसके एटीट्यूड से जैसे घृणा करता हो मेरे पेरेंट्स को। कभी भी 6 महीने में खुद से एक बार भी फ़ोन नहीं किया उसने मेरे पेरेंट्स को, ना उसकी मम्मी ने कभी मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया कि हाल चाल ले लें कि कैसे हैं क्या हैं। उस 6 बजे रोज़ाना वो फ्री हो जाता था ऑफिस के वर्क से, पर उसका मन नहीं होता था कभी भी कि कहे आस्था आओ चलो मम्मी पापा को सरप्राइज़ देते हैं, 1 आध घंटे के लिए घर पे चलते हैं, कभी नहीं। और जब हरिद्वार 2 दिन के लिए हम लोग को, मेरे को तो कह दिया कि आस्था तुम भी हरिद्वार चली जाओ। मैं तो भैया की देखभाल करने के लिए घर पे आ रही थी, यहाँ पे मायके आ रही थी, पर नहीं, सुमित ने ही भेजा कि नहीं नहीं तुम हरिद्वार चली जाओ मम्मी पापा के साथ। और लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती, ऐसे तो बहुत कहते हैं कि मेरे लिए ज़िम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है,
लेकिन जब भैया की जिम्मेदारी लेने की बात आई तब सुमित ने एक बार भी नहीं बोला कि आशा तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, 2 दिन के लिए आराम से तुम हरिद्वार जाओ, मम्मी पापा के साथ खूब एंजॉय करो और भैया के साथ मैं रहूँगा घर पे और मैं उनका ख्याल रखूँगा प्रॉपर, पूरा उनका खाने का ध्यान रखूँगा, दवा का ध्यान रखूँगा, उनके साथ रहूँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुमित ने कभी इन 6 महीनों में भैया से दोस्ती करने की भी कोशिश नहीं करी कि कुछ आप प्यार से बोलते और कुछ कोशिश करते उनका दोस्त बनने की, कभी कोशिश नहीं करी, कोई मतलब ही नहीं रखा। शादी के बाद जब मम्मी पापा की एनिवर्सरी पड़ने वाली थी जून में, तो सुमित ने एक बार भी मेरे से ये बात नहीं बोली कि आस्था बताओ कैसे सेलिब्रेट करती हो तुम मम्मी पापा की एनिवर्सरी, इस बार के क्या प्लान्स हैं मुझे भी बताओ और हम लोग मिलके धूमधाम से मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नहीं बोला। जब मई में हम लोग, मैं और सुमित गिफ्ट लेने जा रहे थे मम्मी पापा के लिए, तो भी मैंने कहा था कि आप चलिए, तो इस पर मैं आके क्या करूँगा, इस पे सुमित ने यही बोला था मेरे को। मम्मी ने सुमित को और सुमित की मम्मी को इनवाइट भी किया था एनिवर्सरी पे, और तो सुमित कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, और जब ना मेरी मम्मी आएंगी तब मैंने सुमित को फ़ोन पे ये बोला कि अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स हैं तो आपको और मम्मी जी को आना पड़ेगा एनिवर्सरी पे। ऐसे अपनी फीलिंग्स की दुहाई दे के मुझे उनको एनिवर्सरी पे बुलाना पड़ रहा है। मतलब आप हद देख रहे हो कि मतलब कालेपन की हद आप देखिए दोनों माँ बेटों की, कि बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो दूसरे की खुशी में शायद खुश होना ही नहीं आता है, और शायद खुद की खुशी में भी खुश होना नहीं आता है, उन्हें बस कलेश करना आता है और कुछ नहीं। और जब हम लोग एनिवर्सरी वाले दिन मेरे पापा मम्मी डिनर कराने के लिए लेके गए थे रेस्टोरेंट में, तो भी सुमित ने एक बार भी मेरे मम्मी पापा को नहीं बोला कि आप खाना लीजिए सर्व, ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी मम्मी को सर्व कर रहे थे बट मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल एक बार भी सर्व नहीं किया सुमित ने। जन्माष्टमी के टाइम पे जब मेरे पापा मम्मी राजगद्दी देखने के लिए आए थे मेरे ससुराल में, लंच जब मेरे मम्मी पापा का उस दिन मेरे ससुराल में था, तो सुमित ने जब स्टार्ट करने के लिए बोला तो ऐसे बोला, चालू कीजिए, मेरे पापा से ऐसे बोला। मतलब ये आप तमीज़ देख रहे हो, बदतमीज़ी की हद होती है, ऐसे आप मेरे पापा से बोल रहे हो चालू कीजिए, हद। मतलब इतना ख़राब एटीट्यूड किसी का कैसे हो सकता है। मतलब मन, ऐसी बातें होती है ना तो खून जलता है ऐसी बातों पे। उस दिन भी इनकी मिस मैनेजमेंट सुमित की ये थी कि खाने का कोई प्रबंध नहीं किया था। पता था मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं राजगद्दी वाले दिन और लंच करेंगे साथ में, लेकिन माँ बेटे ने कुछ भी तय नहीं किया था कि क्या खाना खिलाएंगे। सुमित एंड मोमेंट पे लेके आए थे खाना रेस्टोरेंट से पैक करा के, और उसमें भी अपनी मम्मी को बता के नहीं गए कि मैं एक सब्ज़ी लेके आऊँगा या 2 सब्ज़ी लेके आऊँगा। और उनकी मम्मी आलू उबाले उन्होंने और फिर आलू बनाने लगी। इतनी देर में मैंने खाना पूरा लगाया, पूड़ी सेकी और चावल बनाए, आटा माड़ा पूड़ी का। लेकिन सुमित जब लेके आए तो 2 सब्ज़ी लेके आए। अब उनकी मम्मी को आलू बनाने में बहुत टाइम लग रहा। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट इतना सुमित का होता था, कम्युनिकेशन गैप उसका इतना होता था। वो क्या करने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है, कभी भी ना अपनी मम्मी को क्लियर करता था ना मुझे क्लियर करता था। मुझे भी उसने नहीं बताया कि कौन सी सब्ज़ी लेके आ रहा है। अगर मुझे बताया होता तो वो पनीर की सब्ज़ी लेके आया था और मिक्स वेज की सब्ज़ी लेके आया था। मिक्स वेज मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है, तो वो सब्ज़ी ऐसी की ऐसी ही बची रही। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहती कि मिक्स वेज मत लेके आना, कोई और सब्ज़ी लेके आना, मशरूम ले आना, मशरूम अच्छे से खा लेते हैं हम लोग। लेकिन सुमित ने एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं करी कि मम्मी पापा को क्या पसंद है। एटलीस्ट मेरे से तो पूछोगे ही जब पेरेंट्स की पसंद नापसंद को, पर नहीं। सुमित को ये बात पता है कि बहुत हेडेक रहता था मेरी मम्मी को एक टाइम पे, और सर हर समय भारी भारी रहता था। ऐसे में वो कैसे काम करती थी घर गृहस्थी का, ये मैं ही जानती हूँ, वो ही जानते हैं। बहुत मुश्किल डेज थे वो। और मैं जब 15 दिन तीजों के टाइम पे मम्मी के साथ रह रही थी तो मैं उनका हेल्प करती थी खाना वाना बनाने में। उनको बहुत तेज़ हेडेक रहता था उस टाइम पे। बट सुमित के माइंड में एक बार भी, वो कहते हैं ना नार्सिसिस्ट पर्सन के मन में दया भाव नहीं होते, भावना नहीं होती है। एक बार भी माइंड में सुमित के नहीं आया कि मैं
मैं अपनी सास को ये बात बोल दूँ कि आपको बिल्कुल खाना वाना तीजों पे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब की चक्कर की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस आस्था को विदा कर दीजिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना खाना चाहिए, बस कपड़े का होता आदान प्रदान और थोड़ा बहुत जो टीके पट्टे होते हैं वो होता, वो ठीक था, लेकिन खाने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल सकता था, एक केयर कंसर्न दिखा सकता था। लेकिन वही बात है ना, जब मेरे लिए ही केयर कंसर्न फीलिंग्स नहीं है तो मेरे पेरेंट्स के लिए ही क्या ही वो दिखाता। तो उसके माइंड में एक बार भी नहीं आया कि मेरी मम्मी को उस हेडेक की हालत में, इतना भयंकर हेडेक होता था और लगातार बना रहता था, तो वो मना कर सकता था फ़ोन करके, और उसके मन में नहीं आया। मैंने जब सुमित से ये बात बोली कि आप 2 दिन के लिए भैया के पास नहीं रुके, और हरिद्वार जब हम लोग गए थे तो सुमित ने इस पे ये बात बोली, वो ठाकुर साहब आपके वेल विशर हैं तो वो रुके तो आपके पास। अब ठाकुर साहब वो हैं जो हमारे घर में थोड़ा बहुत काम कर देते हैं, जैसे छत पे झाड़ू लगा दी, किचन कभी साफ़ कर दिया महीनों में एक आध बार, 5-6 महीने में एक आध बार, इस टाइप के काम करते हैं। सुमित ने खुद की इज्जत गिरा दी। भाई तुम अपने आप को तुम उन काम का वर्कर से कंपेयर कर रहे हो जो हमारे घर के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, हमारे हाँ ये किचन विचन साफ़ करते हैं और बॉक्स रूम साफ़ करते हैं, तुम खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हो दामाद को। जब तुम खुद ही अपनी इज्जत गिरा रहे हो तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो हंसी आती है सुमित की बातों पे। पुनीत भैया की जिम्मेदारी से बचना है, इसलिए खुद को एक वर्कर से ही कंपेयर करने लगे, घर का दामाद। अच्छा, शादी को जब 2-3 महीने हो गए थे तो सुमित ने मतलब सैटरडे संडे आना बंद कर दिया था, और उसका रीज़न तो खैर मुझे बाद में रक्षाबंधन पे पता चला, 5-6 महीने बाद, कि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं सुमित मेरे घर पे आए, मतलब आना बंद कर दिया था। तो जब मेरे मम्मी पापा ने उनको एक बार बुलाया कि बहुत टाइम हो गया आप आइए, तो सुमित इस पर कहते हैं कि घर के दामाद को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उसकी फ़ोटो खींच के स्टेटस पर डाला जा सके। कैन यू इवन इमेजिन कि सुमित की कितनी घटिया गिरी हुई सोच है। आप इमोशंस को इस तरीके से तोल रहे हो कि फ़ोटो खींचनी थी इसलिए बुलाया जा रहा है, मतलब घर के दामाद को इसलिए बुलाएंगे हम। हद होती है भाई, हद होती है। अपनी इस गिरी हुई सोच की वजह से कहीं एक दिन सुमित ज़मीन में ही ना गड़ जाएं। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल हर एक इंसान अपनी एक्टिविटीज़ को व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे डालता है, बट दैट डजेंट मीन कि इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस नाम की भी तो कोई एक चीज़ होती है। क्या सच में जेन्युइनली अपने दामाद से मिलने का मन नहीं हो सकता मेरे पेरेंट्स को? अब सुमित का मन नहीं है अपने ससुराल वालों से मिलने का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब उन्हीं के जैसे ब्रेनलेस, इमोशनलेस और इमेच्योर, जल्दबाज और डम, इलॉजिकल और लापरवाह होता है। मैं अपने व्यूअर्स से यही बोलना चाहूँगी कि अगर लड़के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ उनके पेरेंट्स की इज्जत करे, सेवा करें और वो सब कुछ करें जो वो लोग चाहते हैं, तो फिर आपको भी इक्वली वो ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपनी वाइफ के पेरेंट्स को, वैसे ही इज्जत मान सम्मान देनी पड़ेगी। और जब जब उनको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको उनके लिए तत्पर रहना है, अपनी वाइफ के पेरेंट्स के लिए। रिश्ता दोनों साइड से निपटा है, इक्वली निपटा है, तभी चल पाता है ज़िंदगी भर। अगर गाड़ी का एक भी पहिया ख़राब हुआ, पंक्चर हुआ, तो पूरी गाड़ी रुक जाती है, बेकार हो जाती है। इज्जत देना सीखिए, तमीज़ से बात करना सीखिए लड़के लोग, और तभी आप अपनी वाइफ के नज़रों में ऊपर उठ सकते हैं और इज्जत पा सकते हैं। वरना वाइफ भी एक टाइम के बाद आपकी इज्जत करना छोड़ देगी और आपके घर वालों की इज्जत करना छोड़ देगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व में सुधार लेके आइए, और सुमित के जैसा व्यवहार बिल्कुल भी कभी भी दोहराने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना वो लड़की विद इन अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने में सोचेगी नहीं और निकाल। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।